अपनी माँ का एक काम करेगा? क्या माँ? तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना? कलेक्टर क्या है माँ? मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। जो 15 नंबर टेस्ट हुआ, राइट तो नहीं दे सकता, विपिन कुमार कौन है? तालियों से स्वागत कीजिए। 95 नंबर लाए हैं। एमडी कैद 90 नंबर लाए हैं। पूजा प्रिया 90 नंबर लाए हैं और जुलेरिया 89 नंबर लाए हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोग को। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। चलो दिली पुकार के हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। चलो दिली पुकार के हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जब। कदम बढ़ाए जब खुशी। आपका टेस्ट नंबर 15 का 15 का डिस्कशन शुरू होने जा रहा है और विशेषकर साइंस विषय के जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो इस सेट में 15वां सेट में साइंस का जो क्वेश्चन है वह 36 नंबर से शुरू है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। घर्षण जिसको अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन का मतलब यह हो गया कि जब कोई दो बॉडी एक दूसरे के संपर्क में रहे, या तो रेडी टू मूव हो या मूव करता हो, या चलने की तैयारी कर रहा है या चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो संपर्क तल होते हैं, जो कांटेक्ट सरफेस होते हैं, वह उसके आपेक्षिक गति का विरोध करता है, रुकावट डालता है। इसी रुकावट बल को घर्षण बल कहा जाता है। और यह घर्षण बल जो होगा इस वस्तु के गति के दिशा के, अगर यह मोशन का डायरेक्शन है तो यह फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। अब जब यह फ्रिक्शन होगा ना, तो इस फ्रिक्शन से एनर्जी भी जनरेट होता है और वह एनर्जी जो जनरेट होगा, वो जो ऊर्जा निकलेगी वह ऊष्मा के रूप में निकलेगी, दूसरा साउंड के रूप में निकलेगी। कम से कम 2 एनर्जी जनरेट होता है, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। और ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस। अगर सरफेस रुखड़ा हो, रफ हो, तो घर्षण ज्यादा होगा, स्मूथ होगा तो कम होगा। यही कारण है कि गियर एंड टीयर जो दांत बना रहता है ना, और इसमें जो चेन आप लगा देते हो, ठीक है, तो ये जो दांत निकला हुआ है वह गियर, और जो चेन में जो गैप रहता है वह टीयर। तो गियर और टीयर के कारण भी जो होता है वह फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि घर्षण गति का विरोध करता है, एकदम सही है। घर्षण, ये जो टूट फूट जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली में इसका अंग्रेजी होता है गियर एंड टीयर, ठीक है। हाँ, गियर एंड टीयर। अच्छा लिख दिया है, आप उसको लिखिए ना, गियर एंड टीयर ना। हाँ, साइकिल में गियर एंड टीयर रहता है ना, और जब उसका गियर खराब हो जाता है
तो देखते हो पीछे से साइकिल कटकटाने लगता है, यानी स्लिप कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन ढंग से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग गियर एंड टीयर कहते हैं, तो नहीं कहते हो साइकिल का पीछे वाला गियर। तो कह रहा है कि गियर और टीयर के कारण नहीं होता, गलत है। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो घर्षण होगा तो ऊर्जा होगा ही होगा, यह गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ए। अब कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। उत्तल लेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा। उत्तल लेंस जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का ऊपरी आधा भाग को क्या किया गया है, काला कागज से या कपड़ा से बंद कर दिया गया है। अब कहता है कि इससे किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतारते हो, तो वही प्रतिबिंब पर्दे पर उतरेगा जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, रियल होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग नहीं उतारते। आईना में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर 2f के बियॉन्ड अगर कोई इमेज रख दोगे, तो इस इमेज का ऑब्जेक्ट रख दोगे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? अगर यह कंफ्यूजन आपको अगर पैदा करता है, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर, इन दोनों के लिए I C F C I, ये याद रखिएगा। इंडियन कॉर्पोरेशन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ, आई मतलब इन्फिनाइट नहीं, सी मतलब सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज करते हैं हम लोग मिरर के लिए, लेंस के लिए हम लोग 2f यूज करते हैं ना, तो इसलिए C लिखो या 2f लिखो, C लिखो या 2f लिखो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखोगे तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा? फोकस पर। जब C पर रखो या 2f पर रखो तो इमेज भी बनेगा C या 2f पर। अगर फोकस पर रखोगे ऑब्जेक्ट तो उसका कहां बनेगा? इन्फिनाइट पर। अगर I और C के बीच में रहेगा तो F और C के बीच बनेगा। C और F के बीच में रहेगा तो कहां बनेगा? CI और I के कहां बनेगा? क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं? बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये कैसे डिटरमाइन करोगे? तो जब C और C है तो बराबर है, इधर जो रहेगा वो छोटा, इधर जो रहेगा वो। अब हमने कहा रखा है? इन्फिनाइट पर रखे हो कि इन्फिनाइट और C के बीच में? कहा रखे हैं? I और C के बीच में रखे हो ना, तो इमेज कहां बनेगा? इधर F इधर C। इमेज अब बताओ छोटा की बड़ा? छोटा बनेगा, ठीक है। ये क्लियर है? इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। हमेशा याद रखना
ICF और FCI। ठीक है। अब चूंकि लेंस को आधा ढक दिए हो तो इमेज तो पूरा का पूरा बनेगा, इमेज पूरा का पूरा तो बनेगा, क्योंकि इमेज बनने के लिए प्रकाश की किरणें जो है यहां से जानी चाहिए, प्रकाश की किरणें यहां से जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर लेंस बड़ा रहता, ठीक है, लेंस यदि बड़ा रहता तो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता, यानी कम प्रकाश जाएगा छोटा में, तो आपने आधा तक भर दिया है तो आधे से में प्रकाश का गमन हो रहा। इसलिए अगर पूरा रहता तो यह इमेज ज्यादा चमकीला बनता, और कम रहेगा तो कम बनेगा। तो इमेज जो बनता है वह इसके आकार पर इसकी इंटेंसिटी निर्भर करती है। बड़ा लेंस से ज्यादा चमकीला बनेगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन, वस्तु के केवल निचला भाग, ऐसा होता नहीं है, या तो बनेगा पूरा नहीं तो नहीं बनेगा। वस्तु के केवल ऊपरी भाग बनेगा, इमेज बनेगा, ये भी संभव नहीं। वस्तु का पूर्ण इमेज बनेगा परंतु उसकी तीव्रता कम होगी, यही आंसर सही होगा। ठीक है। जंग जब लगता है ना, लोहा में जंग लग गया, तो जंग लगने का सूत्र क्या है? लोहा में अगर जंग लग गया तो लोहा क्या है? FeO प्लस SH2O। तो जिस समय बेचारा लोहा था उस समय ये भी था, अब इसके साथ और भी लोग आगे जुट न गए, तब एक वजन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। बीपीएससी ने इसके पहले वाले में पूछा था कि पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, कि बाद में घटेगा कि पहले बढ़ेगा? क्यों बाद में घट जाएगा? आज पहली बात समझ लीजिए, लोहा में जंग तभी लगता है जब इन्वायरमेंट में मॉइस्चर हो, नमी हो। तो नमी रहेगा तो ये वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा तो बढ़ गया, और जब ये वाटर का मॉलिक्यूल जब सूखेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल हट ना जाएगा जी, तो घट गया कि नहीं घट गया? विज्ञान है ना, आपको वहां तक सोचना पड़ेगा जहां तक वो सोच रहा था। हाँ, चूंकि एरोजन है, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए अगर वो नहीं हटता तो क्या होता? तो इसलिए सही तो जवाब यही हुआ कि भाई इसका वाटर मॉलिक्यूल तो खत्म होगा, इसलिए पहले बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, चलिए देखो एक क्वेश्चन दिए हुए है, या अनावरण का मतलब हुआ एक्सपोजर, एक्सपोज नहीं, बाहर खुला हुआ, यानी खुले हुए जगह पर रख दिया गया हो और उसमें अवशोषण की क्रिया होती है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे अभी बरसात का समय है, अभी आप जब नमक को रख देते हो ना तो क्या होता है, इसमें वो नमी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे? डेलिक्वेसेंट ऑब्जेक्ट, और डेलिक्वेसेंट ऑब्जेक्ट हिंदी में उसको कहा जाता है प्रस्वेदन। प्रस्वेदन अंग्रेजी में क्या होगा उसका स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिए। इसका मतलब होता है ऑब्जॉर्बिंग वाटर या कोई भी बुक ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज्ड, खुला हुआ छोड़ दें तब। ठीक है, ठीक है। दूसरा आपको क्या होगा, दूसरा जो दिया हुआ अंग्रेजी में
डिस्केशन। डिस्केशन का मतलब होता है ड्राई अप, सूख जाना नहीं। और उसके बाद आपको दिया हुआ है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का हिंदी प्रासरण। देखो, किसी सॉल्यूशन का किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा गमन करना क्या कहलाएगा? ये याद रखिएगा, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके द्वारा अगर आना जाना होता है तब। जैसे किशमिश को पानी में डाल दोगे तो बाहर से पानी कहां गया? तो किशमिश के अंदर पतली पतली झिल्लियां हैं, उस झिल्लियां से चली गई तो बाहर से अंदर गया। इसको क्या कहोगे? इंडोऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? अब फिर अंगूर को लेकर चीनी के चाशनी में डाल दो, अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इन अंगूर का पानी कहां चला गया? बाहर, तो चीनी के चाशनी में गया। इसको क्या कहोगे? एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है। अब आप बताइए कि जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न के अनुसार सही जवाब क्या होगा? प्रस्पेदन, अंग्रेजी में डेलिक्वेशंस। ठीक है। वो अंग्रेजी का, चूंकि हिंदी का जो ट्रांसलेट हुआ है ना, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। हम जो लिखे हैं वही लिख दीजिए ऑप्शन ए और बी में। ठीक है। हाँ, ए में डेलिक्वेंस लिखिएगा, बी में डेसिकेशन कर देना, डेसिकेशन। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनके लिए बता रहे हैं। घरेलू रूप से पानी को मृदु बनाने के लिए, मृदु मतलब सॉफ्ट वाटर, क्योंकि वाटर दो तरह के हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर जो होगा उसको कह रहा है कि मृदु बनाना है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो जो ये वॉशिंग सोडा लगाते हैं वो रियली में वॉशिंग सोडा है क्या? तो कैल्शियम कार्बोनेट है कि सोडियम कार्बोनेट है? कैल्शियम कार्बोनेट क्यों नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? अच्छा, चूना पत्थर किसको कहते हो? तो चूना पत्थर है ना, ये क्या है? चूना पत्थर ना। लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है यही ना सोडा है, इसलिए किसका यूज करोगे? सोडियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी किसकी सबसे ज्यादा? अल्फा, बीटा और गामा में सबसे ज्यादा। यही कारण है कि गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए करते हैं ना, कि वो पेनिट्रेट करके जाए और कैंसरस सेल को मार दे। ट्रांसफार्मर के क्रोड के निर्माण के लिए सबसे प्रभावी पदार्थ क्या है? अच्छा, नर्म लोहा क्यों? सॉफ्ट आयरन क्यों? सॉफ्ट स्टील क्यों नहीं? आप एक बात आज जान लीजिए, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने से अगर उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है, उसके लिए हम लोग नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो चूंकि ट्रांसफार्मर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, और नर्म लोहा जो होता है उसकी एक खासियत है कि जब वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है तो कुछ देर तक वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। बाकी लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। यही कारण है कि नर्म लोहा का लगाते हैं। नर्म लोहा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है
जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकत्व का गुण रखता है, मैग्नेटिज्म का गुण रखता है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे वैसे ही कुछ देर तक वह मैग्नेटिक इफेक्ट को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है, थोड़ा देर रखे रह जाता है। हाँ, नर्म होने से फर्क ये होता है कि वह डिपेंड करता है कि जब आवेश गति में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देगा। हाँ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड से ये नर्म लोहा प्रभावित होता है, बाकी जो होता है कम प्रभावित होता है, कुछ में तो रिपल्सन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं ना, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो इसलिए नर्म लोहा यूज किया जाता है। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होता है? तो सीजियम का ट्रांजिशन जब किया जाता है ना तो उससे इंपल्स जनरेट होता है, और वही इंपल्स जो होता है उसी से हम लोग समय को काउंट करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे क्वार्ट्ज घड़ी है, क्वार्ट्ज घड़ी में क्वार्ट्ज नामक मटेरियल, और जब उसमें आप इलेक्ट्रिक देते हो तो वहां से एक इंपल्स निकलता है, तो जब इंपल्स निकलता है तो आप देखोगे सुई झटका देता है, तो क्वार्ट्ज की घड़ी जब चलती है वो झटका देकर चलती है। इंपल्स मतलब क्या थी? झटका देना। तो उसी तरह से ये परमाणु घड़ी जो बनी है वो भी इंपल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सो झटका दे। अब वो जो झटका देता है उसका टाइम एकदम फिक्स्ड होता है, चाहे जितना बार उसे झटका दिलवाइए हर बार उतना ही वो टाइम में झटका देगा, ठीक है, टाइम पीरियड उसका चेंज नहीं होता। बाकी लोग का एनर्जी लॉस हो जाएगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा। किसी को थप्पड़ मारना दे तबातर मार रहे हैं, धीरे धीरे थप्पड़ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेकिन ओकरा चाहते वैसा ना है। हाँ, दन उतने ही पीरियड में जो है सो झटका देते रहता है, ठीक है। थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट जाएगा वो उतना ही काम करेगा। हाँ, बर्फ की पट्टी पर दबाव बढ़ाने से बर्फ के गलनांक में क्या बदलाव आएगा? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 से ज्यादा कि 0 से कम? 0 से, तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री। अब बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट -1 हो गया कि +1 हो गया? +1 तो फिर बढ़ गया नहीं, कुछ बच्चा को नहीं समझ में आया। देखो, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री। मतलब कि यह एक ऐसा बिंदु है जहां से बर्फ पिघलना शुरू होता है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां से बर्फ, एक ऐसा बिंदु है जहां से पानी जमना शुरू होता है। तो जब दबाव डालोगे ना तो अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब अगर +1 रहता तो यहां से यहां तक में क्या है? ऊर्जा तो है ही, लेकिन यहां से यहां तक आने में उसको क्या लगेगा? ये बीच में ऊर्जा ज्यादा ना लगेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। उत्कृष्ट धातु उदाहरण के रूप में सोना, प्लेटिनम इत्यादि को घोल के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करोगे? एक्वा, जिसको अम्लराज कहते हैं। अम्लराज जो एसिड है वह एसिड कैसा एसिड है? जाइए जाइए, वो कैसा एसिड है? अरे वह एसिड एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? किसका? HCl प्लस HNO3 का, ठीक है। अब रही बात, इससे बन गया एक्वा रिगिया। अब आपसे पूछेगा कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए?
1:3 कि 3:1? अगर कंफ्यूजन हो जाए तो यहाँ लास्ट में 3 लिखा हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ क्या करना होगा? इसलिए 3:1 रहना चाहिए। इस रेशियो में मिलाओगे तब। और यही सब रखता है, जानते हो कौन? सोनार नहीं, जो आपके मोहल्ले में आता है सोना चांदी साफ करने वाला। हाँ ठीक है, एकदम आपको नया करके दे देगा। हो गया। समुद्र के जल में कौन सा धातु पाया जाएगा जी? क्या है? तांबा, एल्युमिनियम? क्यों नहीं? क्योंकि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन ग्रुप से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, साल्ट बनाता है ना, तो इसलिए MgCl2 एक साल्ट बन गया ना, तो समुद्र के जल में साल्ट पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, नाम ही है ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिलाने से जो फ्लेम बना, उसी फ्लेम को ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं। यह जो फ्लेम बनता है, इसमें गैस के रूप में क्या रहेगा? गैस के रूप में एसिटिलीन रहेगा, और उसको जलाने में सहायक के रूप में क्या रहेगा? ये बहुत ज्यादा उष्मा देता है, इतना ज्यादा उष्मा देता है कि इससे लोहा भी जल जाता है। इसलिए इस फ्लेम का उपयोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो होता है एटीएम मशीन काटने के लिए यूज करता है। हाँ, एटीएम मशीन को काट देंगे, अब ओकरा अंदर इतना माल है, निकाल देंगे। इसको अच्छे प्रवृत्ति के लोग लोहा को वेल्डिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब बताओ जो ऑप्शन दिया है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में केवल एसिटिलीन गैस है, ये भी सही है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन ज्वाला मिलकर तेज ज्वाला प्रदान करता है, और इसका तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस तक, ये भी सही है, क्योंकि इस पर कोई भी लोहा जल जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन दिया है। हाँ, जानते हो ग्लाइटल का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? अच्छा, तो आज सुन लीजिए। यह एक पॉलीमर है। कौन पॉलीमर है? तो यह एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, याद रखिएगा। यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर, यह एक प्लास्टिक है। प्लास्टिक दो तरह का होता है, एक थर्मोसेटिंग और दूसरा एक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करोगे तो मुलायम होकर फिर रिसाइकिल हो जाएगा, लेकिन थर्मोसेटिंग एक बार गर्म हो गया दोबारा गर्म नहीं होगा। दोबारा गर्म होगा लेकिन फिर रिसाइकिल नहीं होगा। ठीक है, ये हाल है उसके साथ। तो उसी का एक टाइप है क्या? ग्लिप्टल। और ये जो ग्लिप्टल जो होता है, ये दो तरह के, इससे और क्वेश्चन बनता है। ये पॉलीमर्स तो है, पॉलीमर्स दो तरह का होता है, एक मोनोपॉलीमर्स और दूसरा एक कोपॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या प्रकार के? एक मोनोपॉलीमर और दूसरा कोपॉलीमर। मोनोपॉलीमर कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के मोनोमर्स हो, जैसे इथिलीन से पॉलीथीन बनना। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा पॉलीमर आपको मिलेंगे जिसमें दो टाइप या दो से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स होंगे, जैसे नायलॉन। इसमें दो टाइप के मोनोमर्स हैं। तो इसी तरह से ई भी कोपराइम है कि मोनोमर है या कोपॉलीमर्स है। ये कौन है? कोपॉलीमर्स। इसमें कौन कौन मिला हुआ है? इथिलीन, ग्लाइकोल और फैथेलिक एसिड। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है
ग्लिप्टल क्या है? तो पॉलीमर है। पूछेगा कि मोनोमर है, मोनोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? तो चूंकि इसमें दो तरह के मोनोमर हैं, इसलिए इसको कोपॉलीमर कहिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि यह थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग है। अब रही बात इसका उपयोग की बात। इसका उपयोग जनरली हम लोग ऐसा पेंट बनाने के लिए करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक पेंट। नहीं, किसी मेटल पर प्लास्टिक कोटेड पेंट कर दिए ना, तो उसके लिए ज्यादा हम लोग करते हैं क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट होता है ना। अगर हम लोग कॉपर पर अगर इसका पेंटिंग कर दें तो कॉपर की ओरिजिनल जो कलर है वो कभी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका संपर्क ऑक्सीजन और मॉइस्चर से खत्म हो गया ना। तो अगर कॉपर ऑक्साइड बनाएगा तब ना उसका रंग बदल जाएगा ना। कल एक बार कपड़ा से पोंछ देंगे फिर ऐसा नहीं चमकेगा। इसीलिए इस प्लास्टिक पेंटिंग के लिए, प्लास्टिक कोटेड पेंटिंग के लिए इसका प्राय उपयोग करते हैं। अंडा ही तो जितना जो आप क्वाइल देखते हो ना, क्वाइल जो पंखा वगैरह में जो लिपटा रहता है, ओकरा ऊपर इंसुलेटर का लेयर रहता है, वह इंसुलेटर का लेयरिंग इसी का बनता है। चूंकि थोड़ा सा ये हीट को भी रोकता है और बैड कंडक्टर होता है। नहीं है, लेकिन गर्म भोजन नहीं कीजिएगा। नहीं, उससे कुछ नहीं। गर्म भोजन कीजिएगा तो केमिकल रिएक्शन थोड़ा होने की संभावना होती है। ठीक है, गर्म भोजन प्लास्टिक से दूर रखना चाहिए। हाँ, थर्मोसेटिंग का जितना ये आपका कॉकरी जो बनता है, जैसे आपका प्लास्टिक का प्लेट है ना या डिनर सेट है, ये सब जो बनता है वो सब थर्मोसेटिंग का ना। कबाड़ी वाले को कहिएगा ले जाओ तो नहीं ले जाता है। करम ले ले जाएगा कि नहीं? हाँ, वो भी वही है, वो कुकर का हैंडल वाला या टीवी का कैबिनेट। चलिए, आप कह रहा है निम्नलिखित युग में कौन सा पदार्थ टॉर्च लाइट या विद्युत छोड़क आदि साधनों में मुख्यतः प्रयुक्त आवेश्य बैटरी। आवेश बैटरी का मतलब रिचार्जेबल बैटरी। हाँ, रिचार्जेबल बैटरी। जो भी रिचार्जेबल बैटरी जो बन रहा है ना आजकल, उसमें हम लोग जानते हैं किसका उपयोग कर रहे हैं? उसमें प्राय हम लोग यूज जो कर रहे हैं वह कैडमियम और निकेल का। ठीक है, लेकिन जब ये ड्राई बैटरी रहता है ना, जिसको हम लोग ड्राई सेल कहते हो, जो आप टॉर्च में यूज करते हो, पेंसिल बैटरी यूज एंड थ्रो है। इसमें यूज करोगे कार्बन या ग्रेफाइट और टी जो बर्तन होगा वो जस्ता का। तो ड्राई सेल में या ऑप्शन में जो दिया हुआ है ना, जस्ता और कार्बन, ये ड्राई सेल में यूज होता है नहीं, लेकिन निकेल और कैडमियम यूज होता है रिचार्जेबल बैटरी में। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक द्वारा शेविंग क्रीम की मृदुलता, मृदुलता मतलब जो आपके गाल को मुलायम रखे ना, कि आराम से स्मूथली शेविंग हो सके, तो उसके लिए आपको लगाना क्या पड़ेगा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और चाहते हो कि झाग जल्दी नहीं सूखे, उसके लिए ग्लिसरीन। हाँ हाँ, ठीक है, अब खूब झाग दे उसके लिए ग्लिसरीन तो यूज किया जाता है नहीं सूखने के लिए।
रोजिनेट या रोजिन, उससे खूब झांक देगा। अरे 3-4 रोज पहले ही ना तुम लोग को पढ़ाए थे जी, साबुन पढ़ाए थे तो उसमें नहीं बताए थे कि दाढ़ी बनाने वाला साबुन में किसका क्या उपयोग करते हैं। रबर का व्यापारिक वल्लीकरण, ये तो सल्फर डाल दोगे ना, तो जो रबर पेड़ से निकलता है ना वह अलचीला होता है। सल्फर मिला के उसको पूरा गर्म करोगे तो वह क्या होगा, धीरे धीरे लचीला होगा, इलास्टिक होगा। तो इलास्टिसिटी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया में एस्ट्रॉइड का संश्लेषण भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नाभिकीय अम्ल का भी संश्लेषण होगा और एटीपी का भी, इसलिए सारी क्रिया होगी। तीनों देखो यार, अगला क्वेश्चन है स्नायु किन तंतु से मिलकर बने होते हैं? देखो अंग्रेजी वाले लोग मसल्स काट कर लिगामेंट लिख दीजिए, मसल काट दीजिए, वहां पर लिख दीजिए लिगामेंट। पूछता है कि लिगामेंट किस चीज का बना होता है? तो बार बार हम क्लासों में आप लोग को एक चीज बता चुके हैं, ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, PMB तिलका माझी भागलपुर और LBB लवली बीबी। हाँ ठीक है, तो ए का मतलब होता है एडिपोज। एडिपोज का काम है स्किन और मसल्स को जोड़ना, स्किन और टी का मतलब होगा टेंडन। क्या हुआ? टेंडन। टेंडन का काम है मसल और बोन को जोड़ना। और एल का काम है, एल मतलब लिगामेंट, ई बोन प्लस बोन को जोड़ना। ठीक है, अब ये जो होता है ना येलोइश कलर का होता है और ये जो होता है व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और दोनों कोलेजन नामक फाइबर से बने होते हैं ना। तो रंगे पकड़ना है यहां पर। तो देखो तो दिया है पीले लचीले। ठीक है, पीला और लचीला। और यही लिगामेंट है ना कि आपका ये हड्डी हड्डी जुटा हुआ है, नहीं? जब आदमी को मोच लगता है ना तो लिगामेंट में स्ट्रेच आ जाता है। नहीं सब लोग कहता है कि हमको मोच हो गया, हड्डी भी नहीं टूटता है मोच में। अमी बजाते ना पट 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 पट, ये सब लिगामेंट क्या हो गया था, स्टिफ हो गया था। आप बजा दोगे तो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। सुबह में उठ कर मार दो, कर से करते हो ना। अब बजाओगे तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। और क्या, अब बार बार बजाते रहिए, ज्यादा रिलैक्स भी तो ठीक नहीं ना, ज्यादा आपको थकावट होती है। तो देखते बहुत लोग आता है दम दम ऐसे से बजाते रहता है। ठीक है, तो इसलिए वही बजता है। प्लेमेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? अंग्रेजी वाले ऑप्शन बी को रीजनरेशन लिखिए। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन और रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा जन्म। ये जैसे पेड़ की टहनी टूट गई, फिर टहनी आ गई, वो रीजनरेट हो गया। आपका सेल डैमेज हो गया, रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो इसलिए रीजनरेशन की कैपेसिटी ज्यादा होगी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न हेतु कोशिकीय ईंधन का काम करेगा? अब फैट नहीं दिया है, अगर फैट रहता तो वो हो जाता। ठीक है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, रिस्पायरेशन में वही तो ऑक्सीजन कैरी करता है। जीव की गति का नियंत्रण कौन करेगा?
हाइपोग्लोसल। एक्चुअली में ये जानते हो नर्वस सिस्टम कैसा है? एक्चुअली में ये जो नर्वस सिस्टम जो है ना, ग्लोसल यह एक प्रकार का मिश्रित तंत्रिका है ना, जो दोनों काम करता है, सेंसेशन का भी और मूवमेंट का भी। तब ना आप देखते हो कि जैसे ही खट्टा खाते हो वैसे ही बिना कहे जीभ जो से अपने चटकारा लेता है। हाँ, तो क्या हुआ? सेंसेशन भी हुआ, आप मोशन भी हो, तो खट्टा में स्ट्रॉन्ग सेंसेशन। इसलिए सोचते होंगे कि लोग जीभ दिखाता है ना करके, तो समझो कि उसका यही तंत्रिका तंत्र कहा निकालने के लिए तो निकाल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा किस प्राणी में पाया जाएगा? सबसे ज्यादा एक्टिव सबसे ज्यादा सांप में, इसलिए इसी से निकलता है। हाँ, सबसे ज्यादा से। और ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म रूप है। ठीक है, और भैया एक बात जान लो, फेशियल तंत्रिका जो होता है ना, वो आपके चेहरे की एक्टिविटीज। हाँ, कोई आदमी नहीं देखते, तुमको देखते ही मुंह बनाने लगता है। हाँ, ठीक है। ट्राइजेमिनल देखो, इसमें इनामेल शब्द छुपा हुआ है। ठीक से बोलो ना, इसमें इनामेल शब्द लग रहा है। इनामेल कहां पाया जाता है? इसलिए दांत का तंत्रिका है। नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, ब्लू कॉपर कितना 5 के 7। देखो, मिलिगनेंट तृतीया मलेरिया का रोगजनक है। हाँ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरस। ये एकदम रटिए जाओगे सब। हाँ, फसलों पर अगर डीडीटी का छिड़काव किया जाए तो तीनों हो जाएगा, मिट्टी भी, वायु भी और जल भी। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणु का जो व्यवस्थापन है, जो अरेंजमेंट है, ठीक है, किस प्रकार का होगा? क्लोजली बॉन्डेड। हाँ, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी लगा दो। समुद्र जल का नीला रंग होने का कारण स्कैटरिंग है। ठीक है, हमारे देश के शहर में वायु गुणवत्ता का सूचांक का परिकल्पना, ठीक है, जिसको हम लोग एयर पॉल्यूटेंट इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 नंबर में सल्फर डाइऑक्साइड और 3 नंबर में नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ, पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह सीक्वेंस याद रखिएगा। अब देखो, एक बहुत नया बीमारी दे दिया, एकदम ताजा बीमारी है ये। H3N2 ना, H3N2 वायरस से इन्फ्लुएंजा जैसा रोग उत्पन्न हुआ। कोई भी इन्फ्लुएंजा आपको मिले, उसका प्राइमरी सिम्टम याद रखिएगा। ठीक है, नोज ब्लोइंग, नाक का बहना, कि नाक में से बहना। ठीक है, और बार बार छींक आना। ठीक है, और हाई टेम्परेचर होना। ठीक है,
ये 3 सिम्टम प्राइमरी होता है, ठीक है। ब्लोइंग नोज, फ्रिक्वेंटली स्टीचिंग, ठीक है, और हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो रोग हुआ ना, ये रोग सबसे पहले देखा गया हरियाणा में, हाँ सबसे पहले हरियाणा में, उसके बाद कर्नाटक में, ठीक है। और कर्नाटक में सबसे पहले जिस व्यक्ति को हुआ था वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन हरियाणा वाला ठीक हो गया। हाँ हरियाणा वालों के पास में थोड़ा हो गया। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए कितना डिग्री, 0 पर क्या नहीं, चलिए तो 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखने की जरूरत है। चलो हो गया। हाँ तो सही बात है, दोनों बराबर है, आमने सामने है इसलिए बराबर है। ऊपर जाओगे तो चलो ठीक है। कह रहे कि 34 छात्रों की कक्षा का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को कंसीडर किया जाए तो औसत कितना 500 ग्राम इंक्रीज कर रहा है। तब कह रहा है कि जो अध्यापक जुड़े हैं उनका भार क्या हुआ। सिंपल सा बात है, एक लॉजिक समझिएगा। जैसे एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल सम, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी हो, ठीक है। यदि आपसे टोटल सम पूछ रहा है तो टोटल सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज गुना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गुना कर लीजिए, ये आपका क्या देगा, टोटल सम देगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, बोले तो टोटल छात्रों की संख्या कितना है, 34 को है, और एवरेज वेट कितना है, 46.5 है। इसको गुना करके बताइए तो कितना आ रहा है, 15, 81। चलो ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक अध्यापक को जोड़े, तो एक अध्यापक को जोड़ेंगे तो 35 हो गया ना। 500 ग्राम क्या हो रहा है, एवरेज वेट बढ़ रहा है, तो 46.5 में फिर 5.5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 47। यहां से लेंगे तो टोटल सम, तो टोटल सम क्या हो जाएगा, तो 47 और गुना में कितना कर ले, 35। बोलिए तो कितना आ रहा है, 1645। बस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस बताइए तो कितना आ रहा है, 64। तो 64 इज द राइट आंसर। कितना है, 64। आपका सी ऑप्शन है। चलो ठीक है। कंडीशन क्या दे रखा है, किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ क्या है। 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा है कि 246 का अर्थ क्या है। ये तो भाई रीजनिंग है, मैथ थोड़ी नहीं है। सी इज डीप। अब आपसे पूछ रहा है कि ब्लू का क्या होगा, ब्लू का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा एक और स्टेटमेंट है, उसके बाद बोल रहा है कि 698 का मतलब यहां पे दे रखा है सी ब्लू। चलो अब यहां पे देखते हैं ब्लू ब्लू कहां पे है। देखो ब्लू ब्लू कहां पे है बताओ, वन स्टेटमेंट में है और तीसरे स्टेटमेंट है। वन स्टेटमेंट में कौन सा नंबर आपको कॉमन मिल रहा है, बोलो, 8 मिल रहा है। जस्ट लाइक ब्लू का मतलब 8 हो गया। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। चलिए यही आंसर है आपका, हो गया, क्लियर है। चलो ठीक है, बेटा ना इसको 43। एक यहाँ पे बात लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में हरात्मक श्रेणी। इसका कुछ मीनिंग है हरात्मक श्रेणी का, मतलब ये होता है कि वैल्यू का डिक्रीज होना ही क्या होता है, हरात्मक श्रेणी होता है। मतलब ये हुआ कि आप एपी पढ़े हैं क्या, यदि एपी के फॉर्मेट को आप 1/, में ले लीजिए, ये आपका क्या देगा, एचपी देगा। मतलब ये हुआ कि
कि एपी का जितना भी मान है उसको बटा के फॉर्मेट में ले लीजिए, तो वो आपको क्या देगा, एचपी देगा। क्या देगा, एचपी देगा। अब ये देखना है यहाँ पे कि आपका, अच्छा, जो भी रूल्स फॉलो होगा एचपी में, किसका फॉलो होगा, एपी का होगा। हाँ, इनवर्स ऑफ एपी। मतलब ये हुआ, क्या बोले, क्यों में चलेगा, क्या बोल रहे हैं, एचपी बटा में क्यों में चलेगा? नहीं, एचपी मतलब ये हुआ ना कि मान का घटना, किसके मान का घटना, एपी के मान का घटना। और मान कब घटेगा, जब उसका इनवर्स कंडीशन लेंगे, या फिर कह सकते हैं 1/सम। जैसे ये 5 वैल्यू है, इसको मान को डिक्रीज करना है तो 1/5 ले लीजिए, क्या हो गया, मान का कमी हो गया। यहाँ पे जो भी कंडीशन होगा एपी के अकॉर्डिंग वो एचपी में चलेगा। जो भी फॉर्मूला लगेगा एपी का लगेगा, और वो किसके लिए होगा, एचपी के लिए। अब एपी क्या कहता है, एपी कहता है कि कोई भी सीरीज आपको सपोज दे रखा है, ठीक है, 1, 4, 7, 10, तो उसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब ये 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी क्या होनी चाहिए, 3। जस्ट लाइक इसका जब एचपी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, 1/7, 1/10। अच्छा, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के प्राइस में 10% की कमी कर दी गई तो उसे पुराने प्राइस के मूल्य पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है, प्राइस में 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका फ्रैक्शन मान कितना, 1/10, यानी कि 10 से कितना हो गया, 9। इनवर्स कंडीशन होता है, ठीक है, 9 से 10 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 90 था तो अभी भी क्या है, 90 ही है। इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज करेगा 1 से, कितना हो गया, 1/9। 11:1/9% का क्या होगा, वृद्धि होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर है। नोट कीजिए इसको। ये नदी का 2 किनारा है, ठीक है, और यहां से एक वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, जिसको स्ट्रीम बोलते हैं, धारा बोलते हैं, ठीक है, और एक बोट यहां पे चल रहा है, ठीक है। मान लेते इस बोट का स्पीड x है और धारा का स्पीड क्या है, y है। बेटा जब डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ बहेंगे, धारा के साथ, इसको क्या बोलेंगे, x + y, और धारा के विपरीत तो क्या हो जाएगा, बोलिए, x - y। तो धारा के साथ का मतलब क्या हो गया, बोलो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत क्या हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से काट लीजिए, 2x बराबर में 20, x का मान कितना हो गया, 10। इसका मतलब ये हुआ कि नाव की चाल स्थिर पानी में कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 24/10, 2.4 आवर्स। नोट कीजिए, कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। इसको नोट कर लीजिए, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि √x - 1/√x, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 कर दें क्या, बटा में √x। यहाँ पे लफड़ा कुछ नहीं है, x का मान यहाँ पे पुट कर लीजिए, कितना है, 3 + 2√2 माइनस में 1। लेकिन √x निकालना यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा दिक्कत वाला बात हो गया, लेकिन हम दिक्कत होने नहीं देंगे आपको। देखिए सुनिए ध्यान से, ये रूट है ना, x का मान इसमें पुट कीजिए तो 3 + 2√2। हम एक बात लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ये क्या है, √2 + 1 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, √2 + 1 है। कोई डाउट है किसी को, क्या फंस गया मामला, मामला नहीं फंसा है, स्मूथ है अभी तक। सुनिए ध्यान से, एक्चुअली ये है क्या पता है, ये क्या है, ये 3 है आपका a² + b² है, और ये क्या है, 2ab है। इसका मतलब ये हुआ कि a को मान लीजिए √2 और b को मान लीजिए 1, b को क्या मान लीजिए 1। यदि हम यहां से a² + b² लेंगे तो √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर क्या देगा, 3 नहीं देगा, और 2ab का मतलब क्या आ जाएगा, 2√2 × 1। तो 1 क्या लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इन जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, √2 + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खत्म होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, √2 + 1।
इसको रख लीजिएगा। ये तो 2 है ना, 2 को कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या मिला बताइए ना, √2 + 1 बटा में √2 + 1, 2 आंसर होगा। नोट कीजिए। पार्टनरशिप में क्या होता है, जब प्रॉफिट का हम लोग चर्चा करते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है, और कितना टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, यही आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा। फिर से समझिए हम क्या कह रहे हैं। पार्टनरशिप का एक सवाल दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि और भी एक संयुक्त रूप से तो बिजनेस को स्टार्ट किया है, ए का जो भी निवेश है बी से क्या है 3 गुना है, और बी जो है ए जो है बी से दुगुने टाइम के लिए क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। सुनना ध्यान से क्या है, हम बोले कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन पार्टनरशिप में किस पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे करेंगे। बात क्लियर है। चलो यहाँ पे 2 आदमी का बात किया है। इन्वेस्टमेंट बोला है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। कितना गुना था, 3 गुना था। चलो ठीक है। और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगुनी थी। ए के बारे में चर्चा किया है कि ए का भी जो इन्वेस्टमेंट टाइम था बी से दुगुना था। तो यहाँ पे टाइम क्या है, ये कितना है, दैट इज प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो बी को लाभ के रूप में क्या मिला, 4000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 4000, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24000। कौन सा ऑप्शन है, क्या, कुल लाभ किसका पूछ रहा है, टोटल का। अब 4000 जोड़ दीजिए, 24 4 28 कर लीजिए। तब कौन सा ऑप्शन है, सी ऑफ डिमांड। एवरेज और डिमांड कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ के उतना से भाग लगा लेना है। तो डिमांड में कितना है, 3000। उसके बाद कितना है बोलिए, 600 है, 2500, 1200 और है 3300। बटन क्या हो जाएगा, 5 हो गया। निकल गया एवरेज किसका, डिमांड का। एवरेज लेना है किसका, प्रोडक्शन का। तो बताइए, तो पहला केस में 1500, 1800, 1000, 2700, 2200 है, 2200 बटा 5, यही होगा ना। तो डिफरेंस ले लीजिएगा, हो गया। एक बात बोलिए, किसका किसका क्या क्या आ रहा है, मेजोरिटी रखते हैं। 480, 3600, 3600 और 36 25 कितना हो जाएगा, 6100, 61, 7100। और ये 10,600, 10,600 भाग 5, तो 5 गुना 10, 12 25 60, 20 50 है क्या, तो 21 20 आएगा। अच्छा 5 गुना 10, एक, हाँ सही है बोले, 21 20। चलो इसका देख लेते हैं। 18 15 3300, 4300, 43 और कितना हो जाएगा, 7000 और 7 ये कितना, 9200। कितना आ गया, हाँ 1840। कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से किया कीजिए, समझ गए ना। बिंबिसार का कार्यकाल था 558 से 491, घनानंद का 328 से 323, और उदयन जो था हर एक वंश से था, इसका कार्यकाल था 460 से 444 ईसा पूर्व। इसलिए पाटलिपुत्र को नगर बसाया था, उदयन बसाया था। मेगा अस्नी के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के कौन कथन सत्य है। देखिए, मेगा अस्नी की एक किताब थी इंडिका, जो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ था। वो 300 ईसा पूर्व पहले लिखा हुआ था वो किताब।
वो मेगास्थनी इंडिका में लिखा था मौर्य काल के बारे में पूरा कहानी उसमें लिखा हुआ है। उसमें स्त्री को विशेष फोकस किया हुआ है। बताया गया है कि इसमें स्त्री जो है पुरुष और स्त्री दोनों तरह से तलाक ले सकता है। ठीक, इसमें सम्राट का जो अंगरक्षक है वो स्त्री में होगी, और सताधारी जो बहु विवाह होता है, जो ऊपर कास्ट के लोग होते हैं वो एक से अधिक शादी कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखते हैं तीनों ऑप्शन। सत्ताधारी वर्ग में बहुत ज्यादा बढ़ता प्रचलन है, सही है। सम्राट का अंगरक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति, सही है। विधवा विवाह की अनुमति, ये भी सही है। विधवा विवाह की अनुमति मेगास्थनी अपने पुस्तक इंडिका में किया है। और तलाक की अनुमति नहीं, तलाक की अनुमति थी उसमें, तो इसलिए ऑप्शन 3 जो होगा 4 जो होगा सही नहीं होगा, बाकी ऊपर तीनों ऑप्शन सही है। यानी आंसर होगा 1 2 3 दोनों सही है। बी अनुमति थी, इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें है कि जो इंडिका दोनों तरफ से तलाक ले, हम ले चाहे स्त्री ले, दोनों तरफ से तलाक लिया जा सकता था उसमें। नैनार में डैश को अपार कहा जाता है। दो प्रकार का होता है, एक नैनार एक अलवार। जो शिव के भक्त होते थे वो नैनार कहते थे, जो विष्णु से भक्त होते थे वो उसे अलवार कहते थे। लेकिन इसमें तमिलनाडु के एक संत थे जो उनको शिव से बहुत भक्त थे, वो भक्त थे, उनको तिरुवल्लवास जो था वो अपार के नाम से जाने जाते थे। यानी ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सिद्ध होती है। देखिए कार्बन डेटिंग जो पत्ती है उससे यह स्पष्ट है कि जो मृत जो जीव जंतु होते धरती के नीचे दब गए तो उसी को कार्बन डेटिंग पत्ती कहा जाता है। लेकिन इसका शुरुआत हुआ था 2350 से 1750 ईसा पूर्व, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। आंसर लिख दिए 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और सिंधुवाड़ी घोष किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हाँ 2350 से 1750। अपार मतलब वो एक संत के रूप में संत कहा जाता है उसको। ठीक, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विशिष्ट साम्राज्य निर्माण किसने किया? दक्षिण भारत का जो था वो चोल साम्राज्य ने किया था। यह संस्थापक कौन था? विजयालय। और वाकाटक का विंध्य शक्ति और चालुक्य का जय सिंह थे। वाकाटक का हो जा विंध्य शक्ति, चालुक्य का जय सिंह और चोल का विजयालय। इसका आंसर चोल होगा। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नगर का कुम्हरार क्या पटना नहीं है? पाटलिपुत्र। इसका आंसर पाटलिपुत्र होगा। तो कुम्हरार कभी जाने का मौका हो जाके देखिएगा, बहुत चीज वहां पर रखा हुआ है, सब जाके देखिएगा। अशोक के जितना काली सब मूर्ति सब वहां पर रखा हुआ है, वहां पर बहुत देखने में अच्छा भी लगेगा। निम्न से किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट, देखिए प्रथम जाट 1669 में हुआ था। प्रथम जाट सत्याग्रह आंदोलन औरंगजेब के समय 1669 में हुआ था। जो वीर गोकुल जाट थे वही लड़े थे औरंगजेब से, तो वो हार गए और औरंगजेब जीत गया। तो इसलिए ऑप्शन का आंसर होगा ए गोकुल। इनका वीर गोकुल जाट नाम था, इनका पूरा नाम। हाँ, कौन सुमिलित नहीं है? निजाम शाही अहमदनगर सही है। इसका स्थापना किया था आदिल शाही बीजापुर। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में बीजापुर, ये सही है। एक कुतुब शाही जो है ये बिदर नहीं था, कुतुब शाही का हुआ तेलंगाना होगा इसका आंसर, तेलंगाना। इब्राहिम बाग है, इब्राहिम बाग का ये किया था तेलंगाना में, इब्राहिम बाग है, उसी को कुतुब शाही ने इसका निर्माण किया था। तो ऑप्शन सी होगा, सही नहीं है इसमें। कौन सा शहर फिरोजशाह तुगलक नहीं बसाया गया था? देखिए उनके शहर बसाया गया था जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद। ये 4 शहरों के द्वारा बसाया गया था। लेकिन जो इसमें तुगलकाबाद है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बसाया गया था, इसलिए आंसर होगा इसे बी। नहीं बसाया गया था तो आंसर बी होगा। जौनपुर, हिसार दो ऑप्शन का है इसमें, फिरोजाबाद और फतेहाबाद। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त नहीं हुए? देखिए प्राप्त हुए हैं लोहिया नंदनगढ़ से, रामपुरवा से और राज केसरिया से प्राप्त हुए हैं, लेकिन पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आंसर इसका पाटलिपुत्र होगा। भारतीय रंगमंच में यौनिका का संग्राम हाँ सासाराम में हुआ है। हाँ सासाराम में हुआ, उसका नाम तो याद नहीं है, जैसे आगे बता देंगे। लोहिया नंदनगढ़, रामपुरवा और लोहिया अरेराज जो पूर्वी चंपारण में है।
देखिए रंगमंच में यौनिका, यौनिका मतलब पर्दा, पर्दा का प्रयोग कौन किया था? 4वीं शताब्दी में यूनानी ने किया था इसका, तो यूनानी आंसर होगा। वो लोग बहुत रंगमंच के प्रयोग करते थे, मतलब रोमांटिसिज्म में ज्यादा थे, वो विश्वास करते थे, इसलिए नाटक ड्रामा ज्यादा करते थे, इसलिए वहां पर पर्दा का प्रयोग उन्होंने किया। नहीं, मूवी एक ड्रामा देखिए कभी, उसमें पर्दा गिराया जाता है ना, वही पर्दा। निम्नलिखित कौन 1674 से 1674 1575 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1574 से 1575। वो करेक्शन कीजिएगा, 1674 नहीं है, 1574 है। मुनीब खान था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में की थी। इब्ने इख्तियार खिलजी ने किया था इसका 1198 में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना, इब्ने बख्तियार खिलजी। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा। नालंदा का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। तो नालंदा यूनिवर्सिटी होगा इसका। इब्ने बख्तियार खिलजी नाम है पूरा नाम का। हाँ, ये संस्था बिहार में तुर्क सत्ता स्थापना किए थे। ये बिहार में प्रांतीय किसान संघ की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी, 1929 में की थी। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना दी। बिहार प्रांतीय बोर्ड का 6 नवंबर 1952 को हुआ था, 1932 में हुआ था। ठीक, ये कहा हुआ था, यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया हॉल है, इसी में की हुआ था। राधिका रमन प्रसाद सिंह थे, वही इसका अध्यक्षता कर रहे थे, और इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसमें छुआछूत का भेदभाव बहुत ज्यादा था। उसी को मिटाने के लिए यह बिहार प्रांतीय बोर्ड का स्थापना किया गया था 1932 में। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, राधिका रमन प्रसाद सिंह लिख लीजिए। इसके संस्थापक थे, अध्यक्षता कर रहे थे यही बिहार प्रांतीय बोर्ड का। बिहार के हो गया, हाँ जुम्मन समय बगल है ना, इसी में। अगला भारत के विभाजन की घोषणा समय, उसमें वायसराय माउंटबेटन था। 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ, उसमें माउंटबेटन ही था। जी, छुआछूत नाम है, उसमें छुआछूत बहुत ज्यादा था। अस्पृश्यता को निवारण करने के लिए, हटाने के लिए इसके संगठन का निर्माण किया गया था। ठीक है। अगला, जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत की, उसी दिन किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक। 1901 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, उसी दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है, बाल गंगाधर की मृत्यु होने पर कौन ऐसा मुस्लिम था जो उनका अर्थी को उठाया था? तो शौकत अली। शौकत अली। चंपारण हो गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी का मुकदमा कहाँ चला गया था? उस वक्त मोतिहारी में चला गया। 144 धारा लगा दिया गया था वो मोतिहारी में, तो वही का डीएन था, तो अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो मोतिहारी होगा। पेशवाई कब समाप्त किया था? पेशवाई 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, 1817 से 1828 बीच में हुआ था। उसमें वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक, 1818 के सी में है ऑप्शन में 18। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय हुआ था, उसमें बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय उसका उस समय थे, तो मराठों से हार गए। ठीक, तो हार गए तो मराठों ने क्या किया? पेशवा पद को समाप्त कर दिया 1818 में। तृतीय आंग्ल युद्ध हुआ था उस समय 1817 से 1828 बीच में, उसमें वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग। निम्नलिखित हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस लड़ाई में अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी में निर्भर बना दिया गया? और ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। जो ईस्ट इंडिया का नेतृत्व कौन कर? हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और इधर से 3 कर रहे थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो ये लोग हार गए, वो जीत गया, तो इसलिए बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था, तो होगा बक्सर की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 1797 में हुआ था। फुल्टा की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है, फुल्टा द्वीप है, वहां पर जाकर बहुत से लड़ाई में शरण लिया था वहां पे मराठों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत एकमात्र यहूदी शासक था? लॉर्ड रीडिंग। इंग्लैंड का था वो, लंदन का। रीडिंग ऑप्शन सी है, वही था यहूदी शासक, वायसराय था। भारतीय परिषद नियम 1909 का संविधान नाम को मार्लियामेंटो सुधार, यही ऑप्शन है।
माधव सचिव था, मिंटो वायसराय था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, देखिए ये 1904 में आया था। यह प्राचीन स्मारक एक्ट जो था 1904 में आया था। उस इसलिए आया था कि कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन उस समय था, तो लॉर्ड कर्जन इसलिए लाया था क्योंकि जितने वहां को प्रथा की साक्ष्य था उसको, उससे बहुत प्रेम था, वो उसमें बहुत नष्ट हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए एक्ट वो लाया था। तो उस कौन लाया था? तो लॉर्ड कर्जन लाया था। तो ऑप्शन होगा इसका सी, लॉर्ड कर्जन। कनिंघम तो दूसरा था, वो पुरातत्व तो खोदान किए थे, ठीक है, खनन किए थे, खनन विभाग के थे। भारत में कर्जन में परेशानी तुलना औरंगजेब ने किससे की? जीके गोखले, गोपाल सिंह गोखले ने की है, ठीक है। इनका एक किताब है सर्वेंट ऑफ इंडिया, गोपाल सिंह गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले का किताब है सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो इसका आंसर बी होगा। और से वही तुलना किया था कर्जन ने। सहाय संधि, सहाय संधि के समय वायसराय कौन था? बेलिजली, बेलिजली था। 1798 से 1805 के बीच में आया था, ठीक। तो सहाय संधि में था कि सब कोई सहाय संधि अपना लिया था, लेकिन इंदौर के जो होलकर राज्य थे वो नहीं अपनाए थे। तो ऑप्शन बी होगा, सब अपना लिया था, लेकिन वही इंदौर के जो होलकर राज्य थे वो नहीं अपनाए थे।